नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप दोनों का बहुत स्वागत है बाबा जी और वीरेन जी, और नमस्कार। सभी दर्शकों का भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, बहुत सत्कार। राम राम जी, जय श्री राम। बाबा जी आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि जो नतीजे आए हैं इनका कुल मिलाकर के संदेश क्या है, अर्थ क्या है? सर, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि देश की जनता ने फ्रीबीज, जातिवाद, ऐसे मुद्दों से ऊपर उठ के विकास की राजनीति, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे मुद्दों को महत्व दिया है। और बड़े बड़े जो झूठे फर्जी वादे थे उनको नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो रियलिस्टिक योजनाएं हैं, जो जमीन पे धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, जो जांचे परखे लोग हैं, उन पे ही पब्लिक ने भरोसा जताया है। जातिवाद को तरजीह नहीं दी है, जातिवाद को एक तरह से रिजेक्ट किया है। और जो सचमुच काम करने वाले लोग थे, जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग थे, वो जिन पे कभी करप्शन का कोई दाग नहीं है, किसी प्रकार का कोई उनके सिर पे बैगेज नहीं था, उनको स्वीकार किया। और जंगल राज का बैगेज लेके टहलने वाले, झूठे वादे करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, गुंडों को पालने वाले, पैदा करने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया। सर, ये 1 मिनट का मेरा ये ओपनिंग रिमार्क है जी। बिल्कुल सही आपने कहा है। दूसरे, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है बिहार में, वीरेंद्र जी आपको नहीं लगता है कि विपक्ष ने बहुत नॉन सीरियस तरीके से ये चुनाव लड़ा है? और जो रुख तेजस्वी का रहा है, जो कंटेंट उन्होंने लिया, जो मुद्दे उन्होंने बनाने की कोशिश की, जिस तरह की भाषा का यूज किया, और राहुल गांधी ने जितना कैजुअल तरीके से इसे लिया, नहीं लगता आपको कि विपक्ष जो है ये अपनी जड़ें खुद ही खोदने में लगा हुआ है? पब्लिक क्यों इन पर भरोसा करे? आपकी बात पे राहुल गांधी, अगर ये बात आप राहुल गांधी के सामने कहते तो वो आपको कमरे से बाहर निकलवा के फेंकवा देते। राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने झूठा अभियान चलाया, संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, मोदी ने देश को बेच दिया, अडानी, अंबानी, रफाल, क्या क्या चलाया, उससे वो इतने ज्यादा ऊर्जा से लबरेज हैं, इतने ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए हैं कि उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, उन्होंने उससे कोई सबक नहीं सीखा। और उसके बाद उन्होंने मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अभियान चलाया कि ये बताओ इंडियन एयरफोर्स से कितने फाइटर जेट गिरे। उन्होंने पाकिस्तान से नहीं पूछा, उन्होंने इंडिया से पूछा। उन्होंने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पलटा लगाने के लिए कांग्रेस ने पूरा अभियान चलाया। मई, जून, जुलाई में जो है आप देखिए, जयराम रमेश के और पवन खेड़ा के ट्वीट भरे हुए हैं कि कहीं ये संदेश न चला जाए कि नरेंद्र मोदी ने कोई बड़ा एक्शन ले लिया है और जनता में उसके लिए बहुत सकारात्मक भावना पैदा हो रही है। जून में इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आदेश के बाद उनका जेहाद फिर शुरू हो गया और उन्होंने जितने हमले किए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है और जो संवैधानिक संस्था की जो मर्यादा है, उसको तार तार करने के लिए जितना वो संभव कर सकते थे वो उन्होंने किया। और फिर भी इलेक्शन कमीशन ने अपना संयम बनाए रखा। उनको लगातार ये कहा कि जो भी आपकी शिकायत है आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन और ये आज भी सुबह तक हमले कांग्रेस के लोग इलेक्शन कमीशन पे कर रहे थे। एक ने तो कहा ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है, यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता। और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जाति पे बहुत जोर दे रहे थे।
एज इफ कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता सीईसी इसलिए खराब हैं कि वो एक बनिया जाति के हैं। ये आज ये दिन भर किया है कांग्रेस के लोगों ने। तो राहुल गांधी अपने इसी अहंकार में थे कि जो हमने जो संवर्धन की और भारतीय राष्ट्र राज का की जड़ों में माथा डालने की जो हमने कैंपेन चला रखी है, हमने जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी को हराया था, उसी तरीके से हम कुछ बिहार में भी कर लेंगे। तो उन्होंने 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत से कुछ सीखा नहीं और उन्होंने कुछ भी जो है बिहार में और उन्होंने बिहार में वही दोहराया। बिल्कुल जो है बहुत ही लापरवाह तरीके से उन्होंने अलायंस किया। उन्होंने जो है तेजस्वी यादव के ना चाहने के बावजूद बिहार में वोट चोरी यात्रा निकाली। उनको बताया गया कि साहब वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है और उसके बाद तेजस्वी ने यात्रा निकाली सितंबर में और तेजस्वी ने कभी वोट चोरी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस ने अपने वोट चोरी के मुद्दे को बल देने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तक आयोजित कर डाली पटना में 24 सितंबर को कि साहब देखिए बस अब तो हम मोदी का किला उखाड़ देंगे। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि राहुल ने तेजस्वी के चुनाव को सबोटेज किया, उसके खिलाफ विचारघात किया। राहुल गांधी ने अंतिम समय तक तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा करने से लगातार इनकार किया और जब तनाव बहुत बढ़ा तब कांग्रेस ने अपने पुराने वॉर हॉर्स अशोक गहलोत को पटना भेजा और ये बात तब अशोक गहलोत ने कहा कि हाँ हमारी ओर से वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने बिहार इलेक्शन कैंपेन में कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा रख करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराया। जितना कॉम्प्रिहेंसिव, ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक कैंपेन एनडीए का था और जितना क्लियर विजन उनका बिहार के डेवलपमेंट के बारे में था और जितने क्लियर तरीके से वो काम कर रहे थे, नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, एनडीए जो आरजेडी है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। अब उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम असेंबली में एक कानून हम लाएंगे और बिहार के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अब ये नहीं बताया कि अभी बिहार का टोटल जो रेवेन्यू है वो 1.5 लाख करोड़ रुपया है और 1 करोड़ लोगों को आप अगर नौकरी देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये बिल्कुल भी लोगों ने इसका मजाक बनाया, कहा ये शेख चिल्ली है, ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वहीं जो केंद्र सरकार की जो बिहार सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए भेजे जीविका दीदी और ये कहा कि इससे अपना आप काम शुरू करिए, इसको आगे पैसा और देंगे, उसका बड़ा व्यापक असर हुआ। और बिहार के लोगों के लिए चमत्कार था कि भाई हमको बिना किसी सरकारी आदमी को रिश्वत दिए हमें सरकारी योजना का लाभ मिला। तो ये सब जो चल रहा था तो इसका और इसको जो है और इसी बीच जो गलती तेजस्वी ने की ये इंडिकेशन दे दिया कि हम शराब बंदी की नीति को हम पुनर्विचार करेंगे। प्रशांत किशोर ने कह दिया हम हटा देंगे। तो इसका भी बहुत नेगेटिव हुआ है बिहार की महिलाओं के ऊपर। तो लेकिन जो राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी और भारत राष्ट्र से घड़ा का जो अभियान है वो जारी रहेगा और अब उनका अगला निशाना होगा डिलिमिटेशन और सेंसस और सेकुलर खेमे में जाति जनगणना के खिलाफ को लेकर के पुनर्विचार शुरू हो गया है और अब उसका भी विरोध होने की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, अपनी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं किया है और हरियाणा में तो केवल कांग्रेस ही थी लड़ने के लिए बीजेपी से और दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस तो कहीं लड़ी नहीं। महाराष्ट्र में भी जो है कांग्रेस ने उद्धव का साथ नहीं दिया और उन्होंने अपनी अलग दुकान चलाई कि हम राष्ट्रीय पार्टी है। बिहार में लड़ने वाली पार्टी केवल कांग्रेस, एनडीए से लड़ने वाली पार्टी आरजेडी थी और उसने कांग्रेस के भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, आज आरजेडी पछता रही है। तो अगर कांग्रेस ही अगर विपक्ष की का जो मेन आर्मर रहेगी, अगर कांग्रेस ही अगर विपक्ष का आर्टिलरी गन रहेगी तो यही हाल होगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि अंत तक ये समझ में नहीं आया कि भाई ये इंडिया अलायंस जिसने लोकसभा का चुनाव लड़ा था उसका इंडिया अलायंस के प्लेटफॉर्म पर बिहार में आरजेडी कांग्रेस से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, ये महागठबंधन कहां से आ गया।
महागठबंधन तो 2015 में था, जब नीतीश और लालू एक साथ थे, तब उनका दावा था कि बिहार की 90% पॉलिटिकल स्पेस पे हमारा कब्जा है। आज तो नीतीश लालू साथ साथ नहीं थे, तो ये महागठबंधन और इंडिया, यानी आपने इंडिया अलायंस को दफन कर दिया। तो ये सारा जो कंफ्यूजन था, ये सारी जो कमजोरियां थी, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है इस पूरे चुनाव की कि राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी जो जाति आधारित जो राजनीति थी आरजेडी की, उसकी कमर टूट गई है। अब दोबारा उस फॉर्म में, और जिस तरीके से सनातन धर्म को गाली, स्टालिन की भाषा बोलते थे आरजेडी के मंत्री, भगवान राम के बारे में अपमानजनक भाषा बोलते थे, छठ पूजा के बारे में इन्होंने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, राहुल गांधी ने किया, तेजस्वी यादव ने किया। तो ये सारे फैक्टर थे जिससे कुल मिलाकर के आरजेडी बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंजर टू बीजेपी एनडीए है, ऐसा माहौल वो बना ही नहीं पाए। जी बाबा जी, क्या इस समय जो विपक्ष है, और विपक्ष के नाम पर कौन है, ये वंशवादी चेहरे हैं, बस क्या इन लोगों को जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारी परंपराएं, जो हमारे त्योहार, इनकी संवेदनशीलता के बारे में कतई जानकारी नहीं है, या इनको इनके महत्व का बिल्कुल रत्ती भर भी पता नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से मजाक उड़ाए जाते हैं, भगवान राम के मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां नाच गाना हुआ, और वो कह रहे थे कि जब मंदिर खोला गया जैसे कोई दुकान हो। प्राण प्रतिष्ठा में और किसी मॉल खोलने में, दुकान खोलने में इनको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, या इनको तमीज ही नहीं है? छठ मैया का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, ड्रामा बताया गया, इसके अलावा भी कई ऐसे बयान इस बीच आए। प्रधानमंत्री की माताजी को, दिवंगत माताजी को अपशब्दों से नवाजा गया। लगता ही नहीं है कि ये हमारे देश की राजनीति कर रहे हैं, या हमारी देश की जो संस्कृति है उससे ये बिल्कुल तनिक भी परिचित हैं, या घमंड में चूर हैं, अहंकार में चूर हैं। क्या लगता है? नहीं सर, मैं एक बात बताऊं आपको। जब राहुल गांधी ये पूछते हैं कि कितने राफेल गिरे, तो वो एड्रेस किसको कर रहे होते हैं? वो एड्रेस कर रहे होते हैं अपने मुस्लिम वोट बैंक को, जो कि भारत के राफेल गिरने से खुश होता है, बहुत कुछ होता है। जब वो पूछ रहे होते हैं कि बताओ तुमने कब जो है बदला लिया और उस क्या प्रूफ है, वहां तो सिर्फ कौए गिरे थे। जब वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे होते हैं, या जब वो ऐसे बयान देते हैं जिनको पाकिस्तान यूएन में कोट करता है, अपनी असेंबली में कोट करता है, बोले देखो हमारा कोई रोल नहीं है, ये तो खुद होम ग्रोन टेररिस्ट हैं या हिंदू भगवा सनातनी आतंकवादी हैं। वो किसको एड्रेस कर रहे होते हैं? जब वो ये कहते हैं कि मैं राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने नहीं जाऊंगा, वो किसको खुश कर रहे होते हैं? जब वो लगातार कुंभ की आलोचना करते हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग, वो किसको एड्रेस कर रहे होते हैं? तो देखिए साहब, बात यह है कि उनको उनके इरादे एकदम क्लियर हैं, और वो ये वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत करते हैं। उनको एक बात पता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो हिंदू उसको, एक तो उनको पता है गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, और मुसलमान के, देखिए इस वक्त मुसलमान के वोट बैंक की लड़ाई चल रही है पूरे इंडिया अलायंस में, और राहुल गांधी का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से यूपी, बिहार, बंगाल का कहीं का भी मुसलमान जो कि उनसे छटक चुका है पूरी तरह, वह वापस आ जाए। अच्छा, जहां मुसलमान
आज भी उनको वोट दे रहा है, वहां वो लड़ाई में है हर जगह। फिर वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, जहां उनको मुसलमान का वोट मिल रहा है वहां वो लड़ाई में है। तो इनको पता है कि यदि बिहार, बंगाल और यूपी में लड़ाई में आना है तो मुसलमान का वोट चाहिए, और मुसलमान को का वोट लेने के लिए हिंदुओं के देवी देवताओं को, जो हिंदू आस्था है उसको गरियाओ। तो सर ये वेल प्लान्ड है, ये बाकायदा वॉर रूम में बैठ के जुमले गढ़े जाते हैं। कोई भी नेता इतना मूर्ख नहीं होता कि ऐसे ही उठ के जो है। सर एक बात बताइए, मोदी जी या कोई भारत भाजपा का नेता जब भाषण देने जाता है तो उनको स्थानीय पूरी परिस्थितियों के बारे में, सारी इक्वेशंस के बारे में, वहां के जो गणमान्य लोग होते हैं, किन चीजों से वहां की लोकल जनता कनेक्ट करती है, वहां का लोकल कोई देवी देवता, कोई बहुत बड़ा दिव्य पूज्य मंदिर स्थान, वहां का कोई लोकल डाइटी, इन सब चीजों को ब्रीफ किया जाता है लीडर को, जुमले ब्रीफ किए जाते हैं। मुझे याद है सर ये बात आपको याद होगी वीरेंद्र सर, और आपको ओमकार जी को भी। एक बार राजीव गांधी 1986-87 के पास एक रैली की थी इन्होंने, तो वो नैमिषारण्य के आसपास कहीं थी, तो उनको भी इसे ही ब्रीफ किया गया था कि जी वो जो रामायण में जो वर्णित स्थान है नैमिषारण्य वो यही है। अब राहुल गांधी के डैडी जी कितने हिंदू इतिहास से, भारतीय इतिहास से और हमारे धर्म ग्रंथों से परिचित थे, ये तो आपको भी पता। तो उन्होंने लेक्चर में पता क्या बोला था, अपने नैमिषारण्य जी भी यहीं के रहने वाले थे। नैमिषारण्य को नैमिषारण्य बना दिया उन्होंने। तो सर ये तो है इनका यहाँ पे दिमाग। और ये हमारे, अच्छा मोदी जी जब छपरा गए थे तो उन्होंने बोला कि वो बेटी जिसने वो गाना गाया था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, वो यहीं छपरा की थी। जी हाँ सर वो छपरा सीट आज बीजेपी ने जीत ली है। वहां वो खेसारी लाल यादव हार गया। तो सर ये राहुल गांधी कोई गलती से नहीं कर रहा है सर, ये योजना के तहत हिंदुओं को गरियाने का, हमारे देवी देवताओं को गरियाने का, हमारे पर्व त्योहारों को गरियाने का, सर ये एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया जाता है, ये ऐसे नहीं होता है जी। मैं एक बात जोड़ दूं, 1989 में राजीव गांधी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की थी अयोध्या से, और वहां पे पब्लिक मीटिंग में एड्रेस करते हुए कहा, हम जीते या लूजें, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। ये वो बोल गए थे। और कांग्रेस हिंदू भी हो जाती है। अक्टूबर 89 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेटस को के आदेश के बावजूद कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास करने की परमिशन दी थी, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था यहाँ यथास्थिति बनाई रखी जाए, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। फिर भी साक्षी गोपाल मंदिर के बगल में विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास किया, और कांग्रेस ने इसलिए होने दिया कि उनको लगा कि इससे उनको हिंदुओं का वोट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं के हमेशा, जब उनको फायदे होने की उम्मीद होती है, जब राहुल गांधी 18 में 17 में जा रहे थे केरल में, तो वो मुंडू पहन करके, धोती पहन करके, जनेऊ पहन करके जाते थे मंदिरों में, और रात में 11 बजे कांग्रेस ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी नेता ने रात में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया हो कि उनके नेता इस गोत्र के ब्राह्मण हैं। या तो कांग्रेस को अगर फायदा, अगर लगता है कि हिंदू वोटरों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, इनका वोट लिया जा सकता है, तो पीछे नहीं हटते वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वीरेंद्र जी, आपसे ही एक सवाल है, क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की नींदें उड़ेंगी बिहार के इस जनादेश से?
अखिलेश यादव की तो ठीक ठाक उड़ गई है। आज उनका ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी छल पार्टी है, और जिसको अंग्रेजी मीडिया ने रिपोर्ट किया है बीजेपी इज ए फ्रॉड पार्टी। और उन्होंने एक नया नारा भी कर दिया है कि उनका पीपीटीवी जो है एसआईआर की निगरानी करेगा। पीपीटीवी का मतलब है प्रहरी, पीडीए को उन्होंने पी में कन्वर्ट कर दिया है, और टीवी यानी वो सीसीटीवी हो जाएगा, और जहां जहां एसआईआर होगा वो उसकी जो है वो उसके ऊपर निगाह रखेगा। और जो पीडीए का प्रहरी है वो एसआईआर में गड़बड़ी नहीं होने देगा, ये उन्होंने आज कहा है। अखिलेश यादव को अब ये समझ में आ गया है कि जो मुद्दे बिहार में थे, परिवारवाद, वंशवाद और एमवाई की राजनीति, ये तीनों मुद्दे बिहार में बुरी तरह पिट गए हैं। और 2027 में उनको सत्ता से बाहर गए पूरे 10 साल हो जाएंगे। तो अब और यही तेजस्वी को भी 10 साल से ऊपर हो चुका था। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो काम तेजस्वी ने किया कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, तो क्या अखिलेश यादव भी ऐसी करेंगे कि यहाँ तो 25 करोड़ की आबादी है, यहाँ क्या 5 करोड़ को रोजगार देंगे? तो अब उनको एक पोटेंट कॉम्प्रिहेंसिव सकारात्मक एजेंडा, एक मुद्दा चाहिए कि वो कैसे बीजेपी से लड़ सकें। उन्होंने केवल योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमले बढ़ा दिए हैं, निजी हमला करते हैं, और अब कल उन्होंने कहा कि जब भी उनकी कुर्सी हिलती है तो वो कम्युनल हो जाते हैं। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडा पे काम करते हैं। वो अगर वो कहते हैं कि अगर सरकार के सामने ये तथ्य हैं, ये मदरसा, ये मस्जिद, ये दरगाह फर्जी सरकारी जमीन पे कब्जा करके बनाई गई है, तो उसको हटाया जाए। और ऐसे बहुत से मामले हुए हैं यूपी में जहां ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट में इनको राहत नहीं, सरकार ने कार्रवाई की। अब ये अगर अखिलेश को लगता है कम्युनिज्म, तो उनको मुबारक हो, योगी जी को उसकी परवाह नहीं है। अब बोलते रहिए। और अब फिर वो निजी हमला करते हैं। तो ये तो और कोई भी जिम्मेदार नेता क्या बोलता है, क्या किस विषय पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, वो ये सारी बातें उसकी मन स्थिति का खुलासा कर देती हैं। तो आज जो उनका रिएक्शन आया है वो साफ बताता है कि वो इस समय काफी चिंतित हैं। आई वोंट से ही इज पैनिकी, बट ही सर्टेनली वेरी कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट्स, जो व्हाट हैज हैपेंड इन बिहार। बिहार में अखिलेश यादव ने बहुत एक्सटेंसिवली कैंपेन किया था। वो किशनगंज भी गए थे। किशनगंज में आज से 15 साल पहले जो है ये घोषणा हुई थी मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां अपना सेंटर खोलेगी, जबकि जो कि यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रोविजन के खिलाफ है। उन्होंने वहां जाके कहा कि ये सेंटर आज भी किराए के मकान में चल रहा है, कोई निर्माण नहीं हुआ है, हम हमारी सरकार आएगी तो उसको इसकी काम को तेज करेगी, ये सब उन्होंने कहा। तो और बिहार के चुनाव परिणाम से ये बात स्पष्ट हो गई कि उनके चुनाव कैंपेन का बिहार में तेजस्वी यादव को 1 वोट का लाभ नहीं था। जबकि योगी जी ने वहां दर्जनों मीटिंगें की और परिणाम सामने है। योगी जी के बिहार में कैंपेन करने का असर क्या हुआ, ये तो आज चुनाव परिणाम से सामने आ गया है। और सर्वाधिक डिमांड उन्हीं की थी सारे चीफ मिनिस्टर्स में। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड थी, इट वाज ओनली अबाउट यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो अब अखिलेश को सारी बातें समझ में आ रही हैं, और उनको दूसरी चिंता जो उनके लिए है, बहुजन समाज पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी इतना तो कर ही देगी कि यूपी का 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो कॉन्टेक्स्ट ट्रायंगुलर हो जाएगा। और अगर बहन जी का वोट 10 से 15% के बीच में रहा या इससे आगे बढ़ गया, तो इसका नुकसान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को होगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरजेडी को परेशान किया, तेजस्वी को परेशान किया, और तमाम उसकी राह में रोड़े अटकाए, मैं तो कहूंगा। और बल्कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी की जो इलेक्शन लड़ने की जो स्ट्रेटजी है, जो लाइन एंड लेंथ है क्या होनी चाहिए, इट रिमेन वेरी ब्लर्ड। कांग्रेस ने उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो उनको मालूम है कि मुस्लिम वोट को वापस पाने के लिए कांग्रेस यूपी में भी तमाम तरह के टैंट्रम थ्रो करेगी, तमाम तरह की गिमिक्स करेगी, जिसका जो उनके लिए तनाव का कारण बनेगी। तो कांग्रेस का ये डोमिनेटिंग रवैया और बहुजन समाज पार्टी का होता हुआ रिवाइवल
और बिहार का चुनाव परिणाम, ये सारी बातें से जो है निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इस समय उनके सामने जो स्थितियां हैं वो बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, आज भी पहुंचे। और मजेदार बात यह है कि अंगोछा जिस तरीके से वो बिहार की हेलीपैड पर उतरने के बाद वहां जमा लोगों के लिए अंगोछा घुमाते थे, उसी तरीके से आज भाजपा मुख्यालय में पहुंच करके भी उन्होंने अंगोछा घुमाया। बात यह है कि ये जो लोकल टच देने वाली बात होती है, ये जाहिर है उनकी रिसर्च टीम और उनकी जो लोकल लीडरशिप है वो सब उससे उनको अवगत कराती होगी। वो हर जगह कुछ लोकल शब्द भी बोलते हैं, और जो महापुरुष वगैरह जैसा अभी भट्ट साहब ने कहा और आपने भी उसको रेखांकित किया, उसका भी उल्लेख करना नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज बिहारियों को बहुत भाया, और ये सब चीजें जाहिर है एक रिसर्च टीम होती है, लोकल के अपने लीडर होते हैं जो इन सब चीजों को बताते हैं। उन्होंने एक और बहुत पते की बात कही, जो MY समीकरण की बात होती थी। उन्होंने आज कहा बीजेपी मुख्यालय में कि हमारा भी एक MY है, महिला और यूथ। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जो गठबंधन है उनके सहयोगियों का, इस बार यूथ ने और महिलाओं ने निर्णायक एक तरीके से इस चुनाव को बना दिया। अब बंगाल सामने है साहब, बंगाल को लेकर के किस तरह की चुनौतियां रहेंगी, या जिस तरीके से वहां SIR शुरू हुआ है और जो भगदड़ मची है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वहां से, उससे तो ऐसा लग रहा है। और ममता बनर्जी बहुत चालाकी से शुरू में तो कह रही थी जान दे दूंगी, ये कर दूंगी, ये नहीं होने दूंगी, वो नहीं होने दूंगी, लेकिन उनको पता है कि अगर वो बाधक बनी SIR में तो राष्ट्रपति शासन तय है, और वो सत्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तो आप बंगाल की चुनौती को कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो आपने जो कहा ना कि सर लोकल टीम जो है वो रिसर्च करके बताती है, वैसे बताया तो राहुल जी को भी था, तभी तो वो 1700 रुपए के सॉक्स पहन के वो मखाने के खेत में घुस गए थे और 3000 रुपए की टी-शर्ट पहन के जूतों समेत मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए, मछली वाले तालाब में। सर लोकल टीम ने कुछ इशारा किया होगा तभी कूदे थे। पर सर एक बात बताओ, इस प्रकार के अगर नकली जेस्चर्स से आप पब्लिक के दिलों में नहीं उतर सकते, पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। राहुल गांधी का एक भी मुद्दा, एक भी जेस्चर, एक भी वाक्य, एक भी लेक्चर लोकल पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं करता। राहुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यस। और मोदी जी की सर सबसे बड़ी, देख एक चीज और बताऊं, मंडी में एक जनसभा हो रही थी हिमाचल प्रदेश में, 2014 का चुनाव था सर। तो 10, 12, 15 लोग मंच पे बैठे थे और 20, 25, 30 लोग फ्रंट रो में बैठे थे। उसके बाद पूरी जनसभा थी। आमतौर पे स्थानीय डिग्निटरीज का नाम नेताजी लोग एक पेपर से लेके पढ़ते हैं। हाँ, एक लिस्ट बना के दे दी जाती है, लिस्ट बना के दे दी जाती है। सर मोदी जी ने पीछे मुंह किया और मंच पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेके संबोधित किया, फलाने जी, फलाने जी, फलाने जी। और उसके बाद मंच पे सामने बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का नाम उनको याद था, कंठस्थ था। फिर उन्होंने बताया, एक बार शिमला में भी उन्होंने यही किया था। शिमला में सभा को संबोधित कर रहे थे और सामने पत्रकारों की टीम बैठी थी, 7-8 पत्रकार बैठे थे। उन्होंने एक एक पत्रकार का नाम लिया था और ये कहा था कि इनके साथ
मैं कॉफी क्लब में बैठ करके गप्पे हाँ। मारता था और कभी इन्होंने मुझे भुगतान नहीं करने दिया, जेब में हाथ नहीं डालने दिया। और सर उसके बाद मोदी जी ने एक बात कही कि मंडी संभाग का एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां मैं पैदल चल के न, रिमोट गांव की बात कर रहे थे, और मैंने रात्रि प्रवास न किया हो किसी कार्यकर्ता के घर में। सर इसे कहते हैं पब्लिक के साथ और स्थानीय जनता और स्थानीय पूरे इलाके से कनेक्ट करना। अच्छा सर, जब आप ये करते हैं ना तो आपको वाकई वहां की जो असली समस्याएं हैं उनका आपको पता होता है, बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और मोदी जी जहां जाते हैं वहां एक बात कहते हैं कि मेरा इस स्थान से बड़ा गहरा नाता है, तो ये कांग्रेसी सब उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे भैया, मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, मोदी जी ने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं की है, और संघ का प्रचारक अपने दफ्तर में सो के जिंदगी नहीं बिताता है, वो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गांव गांव घूमता है, एक एक कार्यकर्ता संगठन बनाता है। तो सर ऐसे व्यक्ति का मुकाबला कैसे कर पाएंगे सर ये राहुल, तेजस्वी और अखिलेश जैसे लोग? अब आ जाते हैं ममता जी। ममता जी भी बड़ी ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करती हैं, और कांग्रेस बीजेपी के सामने सर अब जो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय कि SIR का सफलतापूर्वक वहां पे वो SIR संपन्न हो जाए और एक शुद्ध, प्योर, पवित्र वोटर लिस्ट तैयार हो जाए, और फिर वह वोटर अभय होकर, निर्भय होकर, बिना किसी दबाव में सचमुच वोट डालने का उसको मौका मिल जाए। अब इसको कैसे करेंगे कि आज तक इसमें सफलता बीजेपी को नहीं मिली, और मैं तो कहता हूं कि अगर एक भी चुनाव ऐसा हो गया, अब वो चाहे राष्ट्रपति शासन के तहत हो या चाहे जैसे हो, तो जिस दिन एक चुनाव ऐसा हो गया ना, उस दिन ममता बनर्जी का तख्ता पलट जाएगा। पब्लिक तो तैयार बैठी है। मेरा अंदाजा है सर कम से कम 2 करोड़ नाम कटेंगे, 2 करोड़ यस मिनिमम। और सर 2 करोड़ नाम कटने, और बिहार के रिजल्ट को देख के तो ममता बनर्जी और अखिलेश वैसे ही हिले हुए हैं कि बाप रे बाप ये क्या हो गया। तो सर बिहार ने आधा काम कर दिया है। अरे ममता बनर्जी वो तो भाग रहा है, बांग्लादेश जा रहा है सब, अभी से भागना शुरू हो गया है। सर इसने एक चीज, सर वहां की जनता में उत्साह भर दिया है। जनता को समझ में आ गया है कि भ्रष्ट गुंडे बदमाशों को हम वोट की ताकत से निपट सकते हैं, ये बिहार ने बता दिया है, अगर समझदारी से वोट डालें तो। और सर बंगाल की जनता तो भरी बैठी, वो तो मौका ढूंढ रही है, और इस बार वो मौका मेरा पूरा विश्वास है कि बंगाल में मिल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका भी और वीरेंद्र जी का भी और दर्शकों का भी। एक निवेदन रहता है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें, ग्रुप्स में भी, अपने मित्रों के साथ भी। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको उसके नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएं। बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उनको भी सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार। हर महादेव। जय श्री राम। धन्यवाद सर।